हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्यूरियस माइंड्स। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था फैब्रिक एंड इट्स टाइप्स के बारे में, और हमने यार्न फाइबर्स एंड टाइप्स ऑफ फाइबर्स के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हमने प्लांट फाइबर्स, जिसमें हमने प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड जूट के बारे में पढ़ा था, और हमने पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग के बारे में। आज हम जिस चैप्टर को पढ़ेंगे उसका नाम है सॉर्टिंग द मटेरियल। इस चैप्टर में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो है सेपरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल्स, नीड फॉर डिफरेंट मटेरियल, सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल, एडवांटेजेस ऑफ सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल, और कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। हमारे चैप्टर का नाम है सॉर्टिंग द मटेरियल। अब इसको समझने से पहले हमें एक और चीज को समझना पड़ेगा। जैसा कि दोस्तों ये काफी सारी पिक्चर्स है आपकी स्क्रीन पे। अब इनमें से अगर मैं कोई भी दो पिक्चर्स लूं और आपसे पूछूं क्या इनमें कोई डिफरेंस है, तो आप कहेंगे सर ऑब्वियसली दोनों अलग अलग चीज है। एक को हम पढ़ने के लिए यूज करते हैं तो दूसरी को हम खेलने के लिए यूज करते हैं, इसलिए दोनों अलग अलग है। मतलब कि ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है क्योंकि इनका जो पर्पस है वो अलग अलग है। एक पढ़ने के लिए यूज होती है तो दूसरी खेलने के लिए। तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और डिफरेंट ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पर्पस होते हैं। इसी तरीके से जो पंपकिन है इसका यूज क्या होता है, खाने के लिए होता है। और हैमर का यूज क्या होता है, इसको हम नेल को फिक्स करने के लिए करते हैं। इसके अलावा बकेट्स को हम स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। तो ये सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, इनका डिफरेंट पर्पस है। ठीक है, मान लिया आपकी बात। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें फिर क्या डिफरेंस है। अब तो तीनों बोल है, तो आप कहेंगे सर डिफरेंस है क्योंकि एक जो है वो रबर की है, दूसरी मेटल की है, तीसरी प्लास्टिक की है। तो इस डिफरेंस को क्या बोलेंगे, इस डिफरेंस को बोलेंगे कि ये तीनों अलग अलग मटेरियल से मिलकर बनी है। ऑब्जेक्ट भले ही सेम है पर इनका जो मटेरियल है वो अलग अलग है। मटेरियल की जो डेफिनेशन होगी वो होगी मटेरियल इज अ सब्सटेंस यूज्ड फॉर मेकिंग थिंग्स। मटेरियल वो सब्सटेंस है जो कि ऑब्जेक्ट्स को बनाने में यूज होता है। ठीक है, जिन चीजों से ऑब्जेक्ट बनता है उसे हम मटेरियल कहते हैं। ठीक है, अब जो फर्स्ट है ये भी बोल है पर इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है वो रबर है। सेकंड भी ऑब्जेक्ट तो बोल ही है पर मटेरियल क्या है, मेटल। थर्ड में बोल है पर जो मटेरियल है वो प्लास्टिक है। इस तरीके से ये अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं लेकिन ऑब्जेक्ट्स तीनों सेम है। इसी तरीके से बुक कौन से मटेरियल से मिलके बनती है, वो बनती है पेपर से और कार्डबोर्ड से। और डाइस डाइस बनते हैं प्लास्टिक से। टेबल किससे मिलके बनती है, कौन से मटेरियल से, वुड से। ये क्या है, अलग अलग मटेरियल। ठीक है दोस्तों, अब जैसे एक मैं आपको कहूं क्या आपकी शक्ल आपकी सिस्टर से मिलती है, तो आप कहेंगे नहीं सर। क्या आपकी शक्ल एग्जैक्टली आपके किसी दोस्त से मिलती है, वो भी नहीं। तो क्या आपकी शक्ल आपकी किसी फैमिली में किसी भी मेंबर से मिलती है एकदम एग्जैक्टली। हो सकता है कि आईज मैच कर जाए, हो सकता है नोज मैच कर जाए, पर एग्जैक्टली किसी से मिलती है, नहीं मिलती ना। तो दोस्तों इसी तरीके से जितने भी जो ह्यूमंस है हमारी अर्थ पे सब स्पेशल है क्योंकि कोई किसी से मैच नहीं होता, सब अपने आप में यूनिक है और अलग है। इसी तरीके से मटेरियल्स भी होते हैं। मटेरियल्स भी एक मटेरियल दूसरे मटेरियल से एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता है कि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर हो पर एग्जैक्टली कोई भी मटेरियल सेम नहीं होता। ठीक है दोस्तों, सिमिलरली टू मटेरियल्स कैन नेवर बी सेम, इसलिए दो मटेरियल्स भी कभी भी सेम नहीं हो सकते। अब इसी तरीके से कुछ डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में पढ़ते हैं जैसे कि ग्लास, वुड, प्लास्टिक, रबर, आयरन, नायलॉन, गोल्ड। ये क्या अलग अलग मटेरियल्स है, इनका जो यूज है वो भी अलग अलग होता है। ग्लास से क्या बनती है, विंडोज बनती है। जो हमारे स्पेक्स के जो शीशे होते हैं वो भी ग्लास के बनते हैं। वुड से हमारा फर्नीचर बनता है और प्लास्टिक के बहुत सारे यूज है। चेयर्स, बोटल्स, बर्तन और काफी सारे यूजेस है प्लास्टिक के। रबर से भी हमें काफी चीजें यूज करते हैं। रबर से मैट्स वगैरह बनती है, टायर्स बनते हैं, हमारे शूज बनते हैं। और आयरन से भी हम काफी सारे जो बर्तन है वो बनते हैं आयरन से। डोर्स वगैरह भी आयरन से बनते हैं। इसके अलावा जो नायलॉन का जो मटेरियल है इससे भी काफी रोप्स, कपड़े वगैरह बनते हैं। गोल्ड से भी ज्वेलरी और बर्तन वगैरह बनते हैं। तो इन सारे मटेरियल्स का जो यूज है वो अलग अलग है, इनकी प्रॉपर्टीज भी एक दूसरे से अलग है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि अब मैं आपको बताऊं, ये आप देख सकते हैं ये सारे ऑब्जेक्ट किससे मिलके बने हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट्स बने हैं वुड से। ठीक है दोस्तों, तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट है जो सेम मटेरियल से मिलके बने। ठीक है, जैसे कि ये बास्केट, चेयर, ये बॉक्स, ये सब वुड के मिलके बने हैं। इसी तरीके से ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं ये किससे मिलके बने हैं, ये प्लास्टिक के मटेरियल्स के हैं। तो ये सारे प्लास्टिक के मटेरियल से बने। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक मटेरियल से एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं।
जैसे कि वुड से ही इतने सारे ऑब्जेक्ट्स बने, इसी तरीके से प्लास्टिक से इतने सारे ऑब्जेक्ट बने। इसका मतलब कि एक ही मटेरियल से काफी सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है, उनको अलग अलग पर्पजेस के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड ऑफ सेम मटेरियल और वन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल। ये तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो सेम मटेरियल से मिलके बने, इसी तरीके से एक ऑब्जेक्ट में एक से ज्यादा मटेरियल भी यूज हो सकते हैं। जैसे कि आप ये पेन देख सकते हैं, तो पेन किन चीजों से मिलके बनता है? पेन में जो आगे की जो जो टिप होती है, ये किसकी होती है? ये मेटल की होती है, और बाकी जो बॉडी होती है वो प्लास्टिक की होती है। तो पेन कितने मटेरियल से मिलके बना होता है? दो मटेरियल से, मेटल और प्लास्टिक। इसी तरीके से अगर फर्नीचर की बात करें, तो जो फर्नीचर है उसमें हम क्या यूज करते हैं? फैब्रिक यूज करते हैं, फोम यूज करते हैं, और उसकी जो लेग्स वगैरह होती है वो वुड की होती है। स्पेक्टिकल्स की बात करूं तो उसका जो ग्लास है, उसका जो शीशा होता है, शीशे और प्लास्टिक से मिलके बनता है स्पेक्स। इसके अलावा शूज में हम रबर को यूज करते हैं, मेटल और फैब्रिक को यूज करते हैं। तो ये क्या, एक ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा मटेरियल से मिलके बना है। और पहले हमने क्या पढ़ा था कि काफी सारे ऑब्जेक्ट एक मटेरियल से भी बन सकता है, एक ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा मटेरियल से भी बन सकता है। तो ये तो बात हुई मटेरियल की। अब जैसे देखते हैं ये अलग अलग मटेरियल्स से क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि इनका जो फायदा है वो अलग अलग होता है। जैसे कि स्विचेस किससे बनाए जाते हैं? प्लास्टिक से, ताकि हमें करंट ना लगे। इसी तरीके से जो वायर्स है वो अंदर से तो कॉपर की होती है, जिससे उसमें करंट इजीली ट्रेवल कर सके, पर बाहर से प्लास्टिक की, ताकि वो करंट हमें ना लगे। इसी तरीके से जो कप है वो किसका? मिट्टी का बना होता है। उसलिए क्यों बनाया जाता है? ताकि वो हीट को कंडक्ट ना करे, गर्म ना हो। उसके अंदर जो अगर कोई गर्म चीज डाले तो उससे हमारा हाथ जले ना। स्पेक्टिकल्स में ग्लास इसलिए यूज होता है ताकि हम उसमें से देख सकें। हैमर में आयरन यूज होता है क्योंकि आयरन जो होता है वो हैवी होता है। और रबर, टायर्स में रबर यूज होता है क्योंकि हमें रफ सरफेस और ग्रिप चाहिए होती है, तो टायर्स में ग्रिप होती है, इसलिए हम टायर्स को यूज करते हैं। टायर्स रबर के बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब वी कैन डिफरेंशिएट मटेरियल। अब हम इन सारे मटेरियल्स को डिफरेंशिएट कैसे करें? अब सारे मटेरियल्स की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, तो उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब उनको डिफरेंशिएट अलग अलग प्रॉपर्टीज के बेस पे कर सकते हैं। हो सकता है कि कई सब्सटेंसेस की, कई मटेरियल्स की एक प्रॉपर्टी सेम हो, पर सारी प्रॉपर्टीज किसी भी सब्सटेंस की सेम नहीं हो सकती, ठीक है। अब समझते हैं। अब दोस्तों, अब अब हम अपनी आंखों के यूज से कैसे मटेरियल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं वो समझेंगे। मान लीजिए आप किसी कोयले की खान में गए, ठीक है, वहां से आपने जब कोयले निकाले तो उसमें काफी सारे डायमंड्स थे। अब आप डायमंड्स को कैसे अलग करोगे? कैसे पता लगेगा डायमंड कौन सा है और कोयले कौन से हैं? तो अपने क्या करेंगे, जो शाइनिंग है, जो चमक रहे हैं, वो क्या है? डायमंड्स है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो शाइनी जो जिन जिन ऑब्जेक्ट्स में चमक है उनको सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि वो क्या है? डायमंड्स। तो डायमंड्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो उनमें शाइन होती है, शाइन को हम लस्टर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये डायमंड की प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से जो कोल की जो प्रॉपर्टी है वो डल होते हैं, उनमें लस्टर नहीं होती। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स की अलग अलग प्रॉपर्टी है जो हमने अपनी आई से डिफाइन करी, ठीक है। लस्टर हम किससे बता सकते हैं? अपनी आईज की हेल्प से हम बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट में लस्टर है कि नहीं। इसी तरीके से डायमंड्स जैसे और भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें लस्टर होता है, जैसे कि गोल्ड में लस्टर होता है, सिल्वर में होता है, इवन कॉपर में भी लस्टर होता है। और डायमंड तो फिर डायमंड है। इसके अलावा दोस्तों, लस्टर लस्टर का मतलब होता है शाइन, और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में शाइन होती है, और कुछ ऑब्जेक्ट्स में शाइन होती है और कुछ ऑब्जेक्ट्स डल भी होते हैं, ठीक है। जनरली जो मेटल्स होते हैं उनमें लस्टर होती है, ठीक है दोस्तों। और इनका यूज कहाँ किया जाता है? गोल्ड और सिल्वर, जैसे सिल्वर का, इनका हम ज्वेलरी और बर्तन बनाने में यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। इनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से इनके यूज किए जाते हैं। डायमंड्स में क्योंकि चमक सबसे ज्यादा होती है, तो इसको हम ज्वेलरी में यूज करते हैं, ताकि हमारी जो ज्वेलरी है वो अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। इसी तरीके से कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें लस्टर नहीं होती, ठीक है, जैसे कि वुड, कोल एंड रबर, इनमें लस्टर नहीं होती। तो हम इनको अपनी आई से इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं इनकी लस्टर के बेसिस पे, ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए अब आपकी आईज आपसे छीन ली जाए, ठीक है। अब आपको कहे आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाए, फिर आपको कहे कि अब इनमें से डायमंड पता करो, तो अब आप कैसे पता करोगे? तब हम यूज करेंगे अपने हैंड्स को। अब हम अपने हैंड से पता लगाएंगे कि डायमंड कौन सा है और कोल कौन सा है। कैसे पता लगाएंगे? तो दोस्तों, जो डायमंड है उसकी
उसकी जो सरफेस होती है वो स्मूथ होती है, जबकि कोल की जो सरफेस होती है रफ होती है। जब हम टच करेंगे तो जिस सब्सटेंस की जो सरफेस है वो रफ होगी तो वो क्या है, कोल है, और जिसकी स्मूथ होगी वो है डायमंड। तो हम अपने हैंड से भी पता लगा सकते हैं कि डायमंड कौन सा है और कोल कौन सा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे रफनेस, रफनेस और स्मूथनेस। अगर वो उसकी सरफेस स्मूथ, जैसे डायमंड है, डायमंड की सरफेस स्मूथ होती है और कोल की रफ होती है, तो इसके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से जो बर्तन मांजते हैं तो अब हमें क्या करना होता है, बर्तनों से मैल साफ करने के लिए हमें एक रफ चीज चाहिए होती है। तो जो हम स्टील वूल को यूज करते हैं उसकी जो सरफेस होती है वो रफ होती है ताकि बर्तन अच्छे से साफ हो सके। इसी तरीके से सैंड पेपर का भी यूज सिमिलर होता है ताकि वो अच्छे से हम चीजों को घस सकें, ठीक है, क्लीन कर सकें। इसी तरीके से जो ट्री की जो बाग होती है उसकी सरफेस भी रफ होती है, और जो सिल्क का जो कपड़ा होता है वो कैसा होता है, काफी स्मूथ सिल्की सा होता है ना, सिल्की टच हम कहते हैं। तो जो सिल्क है वो काफी स्मूथ होता है, उसकी सरफेस है वो स्मूथ होती है। फ्लावर्स फ्लावर्स की सरफेस भी स्मूथ होती है। ठीक है, तो हम हाथ से टच करके बता सकते हैं कि कौन सी सरफेस रफ है और कौन सी सरफेस स्मूथ है। तो इससे भी हम मटेरियल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और हम मटेरियल्स को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अपने हैंड्स की हेल्प से। मान लीजिए अब आपको पता है कि जो मैट्रेसेस वगैरह होती है, जो बेड वगैरह पे जो मैट्रेसेस वगैरह यूज कर रहे हैं उनमें फोम यूज होता है, और जो ब्लैंकेट्स वगैरह हम यूज करते हैं उसमें कॉटन यूज होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं। मान लीजिए आपको वुड की अगर चादर, वुड की मैट्रेस पे सोना पड़े तो आपको काफी दिक्कत होगी, इसलिए जो उसकी ऐसे सॉफ्ट मटेरियल से बनाई जाती है। जहां पे हमें सॉफ्ट मटेरियल की जो जरूरत होती है वहां पे हम फोम और कॉटन जैसे मटेरियल को यूज करते हैं। जहां पे हमें हार्ड चीजों की जरूरत होती है वहां पे हम, जैसे कि बर्तन बर्तन क्योंकि हमें हार्ड चाहिए होते हैं ताकि उसमें से वो सामान को इजिली स्टोर कर सके, बॉक्सेस को भी हार्ड, तो वो मेटल और वुड से बनाया जाता है या ग्लास से बनाए जाते हैं। ठीक है, पर जैसे कि मैट्रेसेस और ब्लैंकेट वगैरह वो हमें सॉफ्ट चाहिए होते हैं, तो वो किससे बनाए जाते हैं, कौन से मटेरियल से, फोम और कॉटन से। ठीक है दोस्तों, इनका पता कैसे लगेगा कि ऑब्जेक्ट हार्ड है कि सॉफ्ट है, जब हाथ से हम कंप्रेस करेंगे तो जो हार्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको कंप्रेस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सॉफ्ट सब्सटेंस को हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। एग्जांपल है टॉयज, टॉयज जैसे कि ये आप देख सकते हैं टेडी बियर, इसमें कॉटन होती है जिससे ये सॉफ्ट होते हैं। पिलोज, पिलोज में भी कॉटन और फोम होता है। हार्ड जैसे कि स्कल्पचर है, वो किससे बनी होती है, वो स्टोन से बनी होती है इसलिए वो हार्ड होती है। बर्तन, हेलमेट, हेलमेट मेटल से बना होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपने हैंड से। ठीक है, कि अगर सब्सटेंस हार्ड है या सॉफ्ट है, तो ये प्रॉपर्टी हम अपने हैंड से बता सकते हैं। अब हम लाइट से कैसे मटेरियल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सोच सकते हैं लाइट, लाइट कैसे ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंशिएट कर सकती है। तो वो उसके लिए हम, जैसे कि आप ये पिक्चर देख सकते हैं, तो कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें से लाइट इजीली ट्रांसफर हो जाती है, उसको हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें से लाइट इजीली ट्रांसफर नहीं हो पाती, पार्शियली ट्रांसफर तो हो रही है, हमें इसके आर पार दिख तो रहा है पर क्लियर नहीं दिख रहा, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं। और इसी तरीके से कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके आर पार हम देख ही नहीं सकते, जिसके आर पार लाइट ट्रांसफर नहीं हो रही, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को ओपेक कहा जाता है, जिनके आर। ठीक है दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, लाइट को अलाउ करते हैं। और इसी तरीके से जो ट्रांसलूसेंट है वो पार्शियली अलाउ करते हैं, पूरे तरीके से अलाउ नहीं करते बट पार्शियली अलाउ करते हैं लाइट को, और जबकि ओपेक तो बिल्कुल ही अलाउ ही नहीं करते। ठीक है, ये डिफरेंस है। इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी को समझते हैं। ठीक है दोस्तों, एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, हम एक कार्डबोर्ड लेंगे, एक मेटल की फॉइल लेंगे, एक पेपर लेंगे और हम ग्लास लेंगे। ठीक है, वाटर लेंगे, कुछ ऑयल लेंगे और एक लाइट तो चाहिएगी। ठीक है, अब हम पता लगाएंगे कि कौन से ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है और ट्रांसलूसेंट कौन से हैं। अब हम जब ग्लास में से जब टॉर्च की लाइट पास करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या दिख रही है, हमें टॉर्च की लाइट दिख रही है, मतलब कि ग्लास में से लाइट जाके ग्लास के आर पार लाइट ट्रांसफर हो रही है, तो मतलब कि ये ट्रांसपेरेंट है। ठीक है दोस्तों, जिसमें से लाइट अलाउ हो जाए वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से वाटर में से जब हमने पास कराई तो वाटर के भी पास हो रही है लाइट, वाटर में से भी लाइट क्या हो रही है, पास हो रही है, तो वाटर कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ, वो भी ट्रांसपेरेंट हो गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हमने ग्लास और वाटर क्या है, ट्रांसपेरेंट है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे,
अब हम जिन ऑब्जेक्ट्स में से लाइट को पास करेंगे वो है शीट ऑफ पेपर। शीट ऑफ पेपर में हमने दोस्तों जब लाइट पास करी तो आप देख सकते हैं ये जो लाइट है ये पेपर पे रहेगी, पेपर के आगे तो नहीं गई लाइट, तो लाइट ट्रांसफर तो नहीं हुई इसमें से। तो पेपर क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। बट जब हम पेपर को ऑयल से रब करेंगे, जब हम पेपर पे ऑयल लगा देंगे तो ऑयल क्या करेगा, लाइट को पास मतलब ट्रांसलूसेंट बना देगा। इसमें से लाइट पास हो रही है पर क्लियरली नहीं हो रही, तो ऑयल ने क्या किया, पेपर जो कि ओपेक ऑब्जेक्ट था उसको ट्रांसलूसेंट बना दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, मटेरियल की प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। ठीक है, नॉर्मल पेपर क्या था, ओपेक था, पर जब ऑयल लगा दिया तो उसने लाइट को अलाउ कर दिया, उसने ट्रांसलूसेंट बना दिया। ठीक है, हम ऐसे प्रॉपर्टीज को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि आप वाटर में नमक डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्टी हो जाएगा, और शुगर डालेंगे तो वो मीठा हो जाएगा। तो मतलब कि इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई ना। इसी तरीके से जब हम पेपर पे ऑयल लगाएंगे तो पेपर क्या होगा, ट्रांसलूसेंट हो गया। वैसे पेपर क्या था, ओपेक था। मेटल मेटल फॉइल में से जब हमने लाइट को पास किया तब क्या हुआ, लाइट पास नहीं हुई। तो मेटल फॉइल किस में आएगी, ओपेक ऑब्जेक्ट में, इसमें से लाइट पास नहीं हो रही। ठीक है, और जब हमने कार्डबोर्ड लिया तो कार्डबोर्ड में से भी लाइट पास नहीं हो रही, तो कार्डबोर्ड भी किस में आ गया, ओपेक में। तो मेटल फॉइल और कार्डबोर्ड किस में आए, ओपेक ऑब्जेक्ट में। जबकि जो पेपर था वो वैसे ओपेक होता है, पर जब हम उस पर ऑयल लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, ट्रांसलूसेंट बन जाता है। क्या बन जाता है, ट्रांसलूसेंट, मतलब पार्शियली लाइट को अलाउ करता है, पूरे तरीके से नहीं करता। ठीक है दोस्तों, अब हम समझते हैं कि दोस्तों ये शैडो, ये जैसे कि देख सकते हैं बॉल पे जब हमने लाइट गिरी तो इसमें से लाइट पास नहीं हुई पर इसकी शैडो बनी। शैडो क्यों बनी, क्योंकि जो यहाँ पे इतने इतने पोजीशन पे क्या है, लाइट नहीं आ रही, मतलब कि लाइट सारी इस बॉल पे ही रह गई, मतलब इतने इतने एरिया पे कोई लाइट नहीं आई, तो वहां पे जो रीजन आ गया ब्लैक हो गया। क्या दोस्तों, इसलिए शैडो बन गई। अब हम बात करें तो हम वाटर के आर पार क्यों देख सकते हैं, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, और अब हम अगर अपने हैंड के ऊपर जब अपने रखेंगे, जब टॉर्च ला के हमने टॉर्च के ऊपर जब अपना हैंड रखा तो आप देख सकते हैं हमारे हैंड में से हमें कुछ लाइट दिख रही है, मतलब कि जो हमारा हैंड है वो क्या है, ट्रांसलूसेंट है, उसमें से लाइट क्रॉस हो रही है। आप चाहे घर पे भी करके देख सकते हैं, वो टॉर्च के ऊपर हैंड रखोगे तो हैंड में से कुछ लाइट ट्रांसफर हो रही है, मतलब कि जो हमारा हैंड है वो ट्रांसलूसेंट है। ठीक है दोस्तों, ये तो बात हुई ट्रांसपेरेंट। अब हम उसकी स्टेट के बेस पे कैसे पता लगाएं, जैसे मान लीजिए अब आपको, मान लीजिए आपको, आप किचन में गए हैं, मम्मी ने आपसे ऑयल मंगाया, तो आपको दो सब्सटेंस दिखे, आप कैसे पता लगाएंगे कि इसमें से ऑयल कौन सा है, तो आपने कैसे पता लगाएंगे कि ऑयल जो होता है वो लिक्विड होता है, और जो घी होता है, ये जैसे कि ये घी है ये सॉलिड है, तो हम इसकी स्टेट के बेस पे बता सकते हैं कि ऑयल कौन सा है और घी कौन सा है। तो हम स्टेट के बेस पे भी ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट्स हैं, वुड कौन से, वुड किस में होता है, वुड सॉलिड फॉर्म में होता है। सॉलिड फॉर्म में होने का मतलब जो इनकी जो शेप है वो फिक्स होती है और इसको हमने कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, प्लास्टिक भी किस में आता है, सॉलिड में आता है। इसी तरीके से मिल्क क्या है, मिल्क है लिक्विड। ठीक है, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना कि सॉलिड और लिक्विड में दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, एक सॉलिड है एक लिक्विड है, मतलब दोनों अलग अलग मटेरियल है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से बैलून है, बैलून के अंदर जो एयर है इसलिए हम बैलून को कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, गैस है, गैस को कंप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, इसी तरीके से जो सीएनजी, जो हमारी जो सीएनजी जो कार्स वगैरह होती है उसमें गैस को भरा जाता है, वो भी क्या होती है, गैस होती है सीएनजी। ठीक है, तो जैसे कि देख सकते हैं स्टेट के बेसिस पे हम तीन तरीके में मटेरियल्स को डिफाइन कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड्स में क्या होता है, इनकी जो शेप होती है ये डेफिनेट होती है और इनकी वॉल्यूम भी क्या होती है, डेफिनेट होती है। ठीक है दोस्तों, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। लिक्विड है, इनको बहुत कम कंप्रेस किया जा सकता है और इनकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती, बट इनकी जो वॉल्यूम है वो फिक्स होती है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से गैस के बारे में बात करूं तो ना इनकी शेप फिक्स होती है और ना ही इनकी वॉल्यूम फिक्स होती है। इनको हाईली कंप्रेस किया जा सकता है, इनको आप बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि बैलून बैलून होता है तो बैलून को हम बहुत ज्यादा कंप्रेस भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्यों है, क्योंकि इनमें जो गैप होता है जो मॉलिक्यूल्स का वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इनको कंप्रेस किया जा सकता है। अब दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि पर ये तो बात होगी ऑब्जेक्ट्स, अब जो बर्फ है
वाटर है और जो वाटर वेपर है, ये है तो तीनों वाटर ही, पर ठीक है दोस्तों, ये अब अलग अलग स्टेट्स में है, तो क्या ये अलग अलग मटेरियल है? नहीं दोस्तों, हम एक मटेरियल को चेंज कर सकते हैं उसकी अलग अलग स्टेट में, ठीक है। जो स्टेट है उनको इंटर कन्वर्स किया जा सकता है, पर एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट की स्टेट होगी वो नॉर्मल टेम्परेचर पे जो उसकी स्टेट है वही होगी। जैसे कि वाटर है, नॉर्मल टेम्परेचर पे वाटर लिक्विड है, तो वाटर की स्टेट क्या होगी? लिक्विड होगी। और जब हम वाटर को फ्रीज करेंगे तो उसकी स्टेट क्या बन जाएगी? सॉलिड बन जाएगी। इसी तरीके से जब वाटर को हम हीट करेंगे या बॉइल करेंगे तो वाटर किस में बन जाएगा? वाटर वेपर में, ठीक है। तो हम वाटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं, पर जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे जो वाटर की जो स्टेट होगी ना, वही उसकी नेचुरल स्टेट होगी। वाटर की नेचुरल स्टेट लिक्विड है, पर हम उसको सॉलिड और वेपर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से बाकी ऑब्जेक्ट्स को भी सॉलिड और गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। पर जो उसकी ओरिजिनल स्टेट वही होगी जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे है। इसके अलावा हीट की हेल्प से कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को? हीट के बेसिस पे हम कैसे बता सकते हैं कि ये मटेरियल उससे अलग है? तो दोस्तों कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, सॉरी, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? हीट को अलाउ करते हैं, कंडक्ट करते हैं, मतलब उनमें से हीट ट्रांसफर हो सकती है। कुछ क्या करते हैं? हीट को रेजिस्ट करते हैं, हीट को उसमें से पास नहीं होने देते। जैसे कि एग्जांपल आपने देखा होगा, जो प्रेशर कुकर है उसका जो हैंडल होता है वो होता है प्लास्टिक का, जबकि प्रेशर कुकर स्टील का होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो स्टील है वो हीट का कंडक्टर है, उसमें से हीट इजिली पास हो सकती है, ताकि जब हम उसको गैस के ऊपर रखते हैं तो गैस की जो हीट है वो इजिली प्रेशर कुकर के अंदर जाए और हमारा खाना पक जाए, ठीक है। पर उसका हैंडल प्लास्टिक का क्यों बनाया जाता है? ताकि जब हम प्रेशर कुकर को पकड़े तो हमारा हाथ जले ना, ठीक है। वो क्या होता है? इंसुलेटर होता है हीट का, ठीक है। तो हमें कुछ जगह कंडक्टर्स की जरूरत होती है तो कुछ जगह इंसुलेटर की। इसी तरीके से जो कप है वो मिट्टी का बनाया जाता है ताकि वो हीट को कंडक्ट ना करे, ताकि उसमें हम गर्म खाने को डालें तो गर्म लिक्विड को डालें तो हमारा हाथ ना जले, इसलिए वो इंसुलेटर ऑफ हीट से बनाया जाता है, ठीक है। कंडक्टर्स जो ट्रांसफर कर दे हीट को, इंसुलेटर्स जो हीट को ट्रांसफर ना करें। इसके एग्जांपल्स हैं। अब कंडक्टर्स की पहले बात करते हैं। कंडक्टर्स के एग्जांपल है हीट के डायमंड, सिल्वर, कॉपर, ग्रेफाइट, आयरन, स्टील। ये क्या करते हैं? ये हीट को कंडक्ट करते हैं। इसलिए जो जो हम कुकिंग में जो बर्तन का यूज करते हैं वो ज्यादातर स्टील, आयरन के या सिल्वर के होते हैं, क्योंकि ये हीट को इजिली कंडक्ट करते हैं और इनमें खाना इजिली पकाया जा सकता है। जबकि इंसुलेटर्स की बात करूं हीट के, तो वुड और फैब्रिक, ये क्या है? इंसुलेटर्स है। ऐसा क्यों? जैसे आप देख सकते हैं जो ओवन का जो ग्लव होता है वो फैब्रिक का बना होता है ताकि हमारे हाथ ना जले। इसी तरीके से जो वुड की जो चम्मच होती है वो इसलिए होती है ताकि वो गर्म ना हो जाए, हम इजिली उसमें खाना पका सके, ठीक है, हमारे हाथ ना जले। इसी तरीके से और एग्जांपल के बारे में बात करूं हीट के, जो इंसुलेटर्स है, सिरेमिक, प्लास्टिक, ग्लास, रबर, पेपर, फैब्रिक, वूल, ये क्या है? सारे इंसुलेटर्स हैं। अब वूल के बारे में बात करूं तो हम सर्दियों में क्या करते हैं? हम गर्म कपड़े पहनते हैं। गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं? ताकि वो हीट, जो हमारी जो बॉडी की हीट है उसको बाहर ना जाने दे, ठीक है दोस्तों। तो हमारी बॉडी की जो हीट जो बाहर ट्रांसफर ना हो, इसलिए हम इंसुलेटर्स को पहनते हैं। वूल क्या अच्छा इंसुलेटर है, वो हीट को ट्रैप करके रखता है, इसलिए जो हमारे कपड़े हैं वो गर्म रहते हैं, ठीक है। ये तो बात हुई हीट के बेस पे हम कैसे मटेरियल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब हम आपको पता है हम इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे भी मटेरियल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वो कैसे? इलेक्ट्रिसिटी से हम कैसे बता सकते हैं कि ये मटेरियल दूसरे से अलग है? तो जब हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देंगे अपने में से, जबकि कुछ क्या करेंगे? रेजिस्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं जो स्टील की जो क्लिप है ये इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे रही है, इसलिए ये बल्ब ग्लो कर रहा है। मतलब जो कि स्टील की जो क्लिप है ये कंडक्टर है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे रहा है। जबकि हमने जब प्लास्टिक टॉय रखा तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई, ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी को रोक रहा है, अपने अंदर से पास नहीं होने दे रहा इसका, और इसमें क्या हुआ? बल्ब नहीं जला। तो ये दोनों क्या है? अलग अलग मटेरियल्स। हम बता सकते हैं कि ये अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, जबकि प्लास्टिक क्या है? इंसुलेटर, ठीक है दोस्तों। कंडक्टर्स क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं, और इंसुलेटर्स डोंट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी। इसके और एग्जांपल हम देखें तो जो
इलेक्ट्रिकल स्विचेस है वो प्लास्टिक के इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने दे, इसलिए उस टाइप का मटेरियल यूज किया जाता है। इसलिए मान लीजिए अगर जो स्विचेस है ये मेटल के हो गए या कॉपर के बना दिए जाए तो हमें तो करंट आने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो करंट से बचने के लिए इनको अच्छे इंसुलेटर से बनाया जाता है। प्लास्टिक क्या एक अच्छा इंसुलेटर है। इसी तरीके से जो 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 रिपेयर करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को रिपेयर करते हैं, वो क्या करते हैं, प्लास्टिक के ग्लव्स को पहनते हैं ताकि उन्हें शॉक ना लगे। और जो आप कॉपर वायर्स को देखोगे तो वो अंदर से तो मेटल्स की होती है ताकि उसमें से करंट फ्लो कर सके, पर बाहर इंसुलेटर मटेरियल लगाया जाता है ताकि उसको उसमें से करंट ना लगे। तो अब अलग अलग मटेरियल्स को हम अलग अलग यूज के हिसाब यूज के हिसाब से यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब कुछ और एग्जांपल्स हैं जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, स्टील, सी वाटर, ये सारे एग्जांपल है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स के। इसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इजिली पास हो सकती है। इसी तरीके से जो रबर, ग्लास, ऑयल, डायमंड और ड्राई वुड है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, तो ये क्या है, इंसुलेटर्स है। अब हमने डिफरेंशिएट किया है ना इन ऑब्जेक्ट्स को, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट्स को नीचे वाले से डिफरेंशिएट किया किस बेसिस पे, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी की बेसिस पे। क्योंकि कुछ ऑब्जेक्ट्स कंडक्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, तो हम इसके बेसिस पे भी इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करें सोल्यूबिलिटी की, तो सोल्यूबिलिटी में हम किसकी हेल्प से डिफरेंशिएट करते हैं, वाटर की हेल्प से। वाटर की हेल्प से भी ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब वो कैसे, तो उसके लिए हम इस वीडियो को समझते हैं। इसमें हम एक एक्टिविटी से समझेंगे जिसमें हम शुगर लेंगे, सॉल्ट लेंगे, चौक का पाउडर लेंगे, सैंड लेंगे और सोडस्ट लेंगे। ठीक है, अब हम वाटर लेंगे और 5 बीकर्स को लेंगे। सारों में हम पहले वाटर को डालेंगे। जो बीकर ए है उसमें हम डालेंगे, एक सेकंड, पहले हमने वाटर को डाला सारे बीकर्स में। ठीक है दोस्तों, सारे में वाटर। अब जो बीकर ए है उसमें हमने शुगर को डाला, बी में हमने क्या डाला, सॉल्ट को डाला, सी में हमने चौक के पाउडर को डाला, ठीक है, डी में हम डालेंगे सैंड को, और इसी तरीके से ई में हमने सोडस्ट को डाल दिया। ठीक है, अब जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, इनमें से कुछ मटेरियल, ये क्या है, 5 अलग अलग मटेरियल्स है, कुछ तो पानी में डिसॉल्व हो गए। जैसे कि अब हमने बीकर ए और बी को जब हिलाया तब क्या हुआ, सॉल्ट और जो शुगर है वो पानी में डिसॉल्व हो गई, जबकि चॉक पाउडर और सैंड और सोडस्ट डिसॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, आप देख सकते हैं ए और बी बिल्कुल अच्छे से डिसॉल्व हो गए, सी, डी और ई में डिसॉल्व नहीं हुआ। तो हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसकी सोल्युबिलिटी के बेसिस पे। ठीक है दोस्तों, तो जो ए और बी में जो सॉल्ट और शुगर थे वो डिसॉल्व हो गए वाटर में, तो उनको कौन सा मटेरियल कहा गया, सोल्यूबल मटेरियल, क्योंकि वाटर में डिसॉल्व हो गए। जबकि चॉक पाउडर, सैंड और सोडस्ट क्या है, डिसॉल्व नहीं हुए वाटर में, तो ये कौन से मटेरियल्स है, ये इनसॉल्युबल मटेरियल्स है क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व नहीं हुए। तो हम इस बेसिस पे भी मटेरियल्स को अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कुछ मटेरियल्स क्या है, वाटर में सोल्यूबल होते हैं जबकि कुछ नहीं होते। ठीक है दोस्तों, और कुछ एग्जांपल देखें तो जो मड है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, जो पत्थर है, ग्रेवल्स वगैरह भी डिसॉल्व नहीं होते। इंक बट वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, इंक किस में आती है, सोल्यूबल में आती है। कॉपर सल्फेट भी डिसॉल्व हो जाता है तो वो किस में आएगा, सोल्यूबल में। टी भी डिसॉल्व हो जाती है तो वो किस में आएगी, सोल्यूबल में। और फूड डाई भी डिसॉल्व हो जाती है तो वो भी सोल्यूबल में आएगी। ठीक है दोस्तों, हमें सोल्यूबिलिटी के बेसिस भी अलग अलग मटेरियल्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और सोल्यूबिलिटी में हम क्या करते हैं, सॉलिड को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, और अगर हम लिक्विड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, मिसिबिलिटी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, व्हेन लिक्विड डिसॉल्व इन लिक्विड। ठीक है, ये भी हम वाटर की हेल्प से डिफरेंशिएट कर सकते हैं लिक्विड्स को भी। ठीक है, अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्या है, वाटर में ऑयल डाला हुआ है, तो आप देखेंगे कि वाटर में ऑयल कभी भी मिक्स नहीं होता। ऐसा क्यों, क्योंकि जो वाटर है, जो ऑयल है, वो अपने आप को थोड़ा सा, आप जैसे समझ सकते हैं, जैसे कि राजा है, राजा कभी नहीं चाहेगा कि मैं अपनी प्रजा के इक्वल रहूं, वो हमेशा चाहेगा ना मैं उससे थोड़ा सा ऊपर रहूं। तो इसी तरीके से ऑयल भी क्या कोशिश करता है कि मैं हमेशा वाटर से ऊपर रहूं, इसलिए वो उसकी वाटर के साथ बनती नहीं है और वो वाटर के साथ मिक्स होना पसंद नहीं करता। बट कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं
जो आपस में इजिली डिजोल्व हो जाते हैं, जैसे कि जूस को जब हम वाटर में डालेंगे तो ये इजिली डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है। और मिल्क को जब हम वाटर में डालते हैं तो वो भी इजिली डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। जो इजिली डिजोल्व हो जाते हैं उसको हम कहते हैं जो इजिली डिजोल्व हो जाते हैं वो मिसिबल लिक्विड। मिल्क और जूस क्या थे? मिसिबल थे। इसी तरीके से ऑयल क्या था? ऑयल इमिसिबल था, ये वाटर के साथ नहीं बनाना चाहता, ठीक है। ये अपने आप को हमेशा ऊपर रखना चाहता है। इसी तरीके से जो कोकोनट ऑयल है ये भी हमेशा वाटर से अपने आप को ऊपर रखना चाहता है। और जो कैरोसिन है ये भी इनकी तरह ही, ये भी अपने आप को ऊपर रखते हैं वाटर से। जबकि जूस, मिल्क, लेमन जूस और विनेगर जैसे जो मटेरियल्स है ये क्या हो जाते हैं? इजिली डिजोल्व हो जाते हैं। तो जो इजिली डिजोल्व हो जाते हैं उनको हम कहते हैं मिसिबल लिक्विड्स, ठीक है दोस्तों। क्या कहते हैं? मिसिबल लिक्विड्स, ठीक है, जो वाटर में अच्छे से डिजोल्व हो जाते हैं। और जो नहीं डिजोल्व होते हैं उनको हम कहते हैं इमिसिबल लिक्विड्स, क्योंकि ये डू नॉट डिजोल्व इन वाटर कंप्लीटली, ठीक है दोस्तों। अब हमने समझा कि मिसिबिलिटी के बेसिस पे हम कैसे लिक्विड्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे कि हम वाटर की हेल्प से और कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एक एक्टिविटी को समझते हैं। इसमें हमने क्या किया है? ड्राई लीव्स लिए, प्लास्टिक की शीट को लिया, स्टोन को लिया है और वुड को लिया है, और हमने एक की ली है स्टील की। जब हम इन पांचों ऑब्जेक्ट्स को, अब हमने एक कंटेनर लिया है जिसमें हम वाटर को डालेंगे, ठीक है दोस्तों। ये हमने वाटर को डाल दिया इस कंटेनर में। अब हम सारे ऑब्जेक्ट्स को एक एक करके इसमें डालेंगे। सबसे पहले हम किसको डालेंगे? हम ड्राई लीव्स को डालेंगे। अब ध्यान से ऑब्जर्व करना। अब फिर हमने प्लास्टिक की शीट को डाला, फिर हमने स्टोन को डाला, अब हम किसको डाला? वुड को डाला, और लास्ट में की को। अब ध्यान से देखें तो स्टोन और की क्या हो गए? नीचे रह गए, जबकि बाकी सारे जो सब्सटेंसेस थे जैसे कि ड्राई लीव, प्लास्टिक और वुड, ये क्या है? पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। तो ये जो मटेरियल्स है इनमें जो फ्लोट करने की एबिलिटी होती है, जबकि स्टोन और जो की है ये सिंक करके। तो हम इसके फ्लोटेशन के बेसिस पे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? जो पानी में जो मटेरियल्स तैरते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ये फ्लोट कर रहे हैं। और जो नहीं तैर पाते, जो डूब जाते हैं, उनको हम कहते हैं कि ये पानी में सिंक कर गए। तो इसके बेसिस पे भी हम मटेरियल्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। हमने डिफरेंशिएट किया कि जो ड्राई लीव्स, प्लास्टिक और जो वुड थे ये क्या कर रहे हैं? फ्लोट कर रहे हैं, जबकि जो मेटल और जो स्टोन था ये क्या कर रहे हैं? सिंक कर रहे हैं। तो हम फ्लोटेशन के बेसिस पे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसमें भी हम वाटर की हेल्प से डिफरेंशिएट कर रहे हैं मटेरियल्स को, ठीक है दोस्तों। और कुछ एग्जांपल्स जैसे कि रॉक और मेटल है ये सिंक कर जाते हैं, जबकि वुड, लीफ ये क्या करती है? फ्लोट करती है वाटर के ऊपर, ठीक है। तो इनकी जो मटेरियल्स की अलग अलग प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे हमने सारी प्रॉपर्टीज को समझा। अब इन प्रॉपर्टीज को एक्चुअली में सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल का मतलब क्या होता है? मतलब होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब ग्रुप्स में, अलग अलग ग्रुप्स में बांटना, अलग अलग प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, इसको हम कहते हैं सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल, ठीक है दोस्तों। The process of sorting or grouping the material on the basis of similarity and differences in their properties is called sorting of materials। मतलब कि जब हम ग्रुपिंग करते हैं उस प्रोसेस को हम sorting कहते हैं। किस बेसिस पे ग्रुपिंग करते हैं? कुछ सिमिलैरिटीज और कुछ डिफरेंसेस के बेसिस पे हम अलग अलग मटेरियल्स की ग्रुपिंग करते हैं। जैसे हमने इंसुलेटर और कंडक्टर की करी थी, वो हमने क्या करी थी? ग्रुपिंग करी थी। इसी तरीके से सोल्यूबल और इनसोल्यूबल की भी हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं? लस्ट्रस और नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स की भी हमने ग्रुपिंग करी थी। तो इसको क्या कहते हैं? सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल, ठीक है। हमने कितनी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया जिसके बेसिस पे हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। हम अपीयरेंस के बेसिस पे मटेरियल की सॉर्टिंग कर सकते हैं, जिसमें हमने आइस का यूज किया था। रफनेस में हमने हैंड का यूज किया था, उसके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी में हमने लाइट का यूज किया था, इसके बेसिस पे भी सॉर्टिंग की जा सकती है। हीट का यूज करके भी सॉर्टिंग की जा सकती है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हमने इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया था। और हमने स्टेट में स्टेट के बेसिस पे डिफरेंशिएट किया था, ठीक है। मटेरियल्स को इसके बेसिस पे भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है। और हमने वाटर की हेल्प से भी डिफरेंशिएट किया था। क्या? सोल्यूबिलिटी के बेसिस पे डिफरेंशिएट किया था, और फ्लोटेशन, इसमें हमने वाटर का यूज किया था, ठीक है। इन दोनों में हमने वाटर का यूज किया था। इन दोनों में इसमें
हमने हैंड का यूज किया था, इसमें आइस का, इसमें लाइट का, इसमें हीट का, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का। तो हमने ऐसे ऐसे बेसिस पे सोर्टिंग ऑफ मटेरियल किया था। अब सोर्टिंग ऑफ मटेरियल का एक्चुअली में बेनिफिट क्या होता है, इससे क्या होता है कि हम एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल से इजिली कंपेयर कर सकते हैं, इसलिए ये सोर्टिंग की जाती है ताकि हम एक मटेरियल को दूसरे से इजिली कंपेयर कर सके। जैसे कि हमने कंपेयर किया कि ये मटेरियल क्या है, कंडक्टर है, ठीक है, जैसे कि आयरन है कंडक्टर है और रबर क्या है, इंसुलेटर है। तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया ना, तो हम इजी हो जाता है कि डिफरेंशिएट करना, हम देख के ही बता सकते हैं ये कंडक्टर है ये इंसुलेटर है, अगर हमें ये प्रॉपर्टीज का पता है, इसलिए हम ग्रुपिंग करिए, ठीक है। हमारी स्टडी इजी हो जाती है ताकि हमें कल को नई इन्वेंशंस करनी है और हमें किसी तरीके जिस तरीके की जरूरत है फिर उस तरीके के मटेरियल्स को यूज कर सकते हैं ना। जैसे कि कुकर के जो हैंडल है वो प्लास्टिक का, क्यों, क्योंकि हमें वहां पे एक ऐसा मटेरियल चाहिए था जो कि हीट का इंसुलेटर हो, इसलिए हमने प्लास्टिक यूज करते हैं कुकर के हैंडल के लिए, ठीक है। इसे सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस अलग अलग मटेरियल में डिफरेंशिएट करना इजी हो जाता है, ठीक है। जैसे हमने बटर घी और ऑयल का किया था, घी क्या था, सॉलिड था, ऑयल लिक्विड था, तो हम इजिली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हम इजिली सिमिलैरिटी और डिफरेंस भी बता सकते हैं मटेरियल्स की, अगर हमें सॉर्टिंग करनी आती है मटेरियल्स की, ठीक है। न्यू इन्वेंशन जल्दी हो सकती है ताकि हमें जिस न्यू इन्वेंशन में जिस मटेरियल की जरूरत है उसकी उस प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम नई इन्वेंशंस भी कर सकते हैं। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं जिसके लिए सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल करी जाती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। अब बारी है कुछ क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर, दोस्तों आप पहले ट्राई कीजिएगा कि इन क्वेश्चन के आंसर को कमेंट करने की। तो शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एन ओल्ड पेपर एक्ट एज अ डैश मटेरियल। एक ओल्ड पेपर कैसे मटेरियल की तरह एक्ट करता है? क्या वो ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसलूसेंट होता है, लस्ट्रस होता है, ओपेक होता है? हमने पढ़ा था ना, जब हमने पेपर के ऊपर ऑयल लगा दिया था तो क्या हो गया था, ट्रांसलूसेंट हो गया था, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन सेकंड है, हमने 5 ऐसे ऑब्जेक्ट बताने हैं जो वुड से मिलकर बने होते हैं। हमने कितने सारे ऑब्जेक्ट देखे थे, याद है पहले? जैसे कि फर्नीचर था, बर्तन थे, डोर्स थे, काफी सारे ऑब्जेक्ट्स थे, ठीक है, और बॉक्स था, फ्रेम्स थे। तो ये सारे क्या है, वुड के बने ऑब्जेक्ट्स। अब इनमें से बताने की शाइन कौन कौन से ऑब्जेक्ट करेंगे। ग्लास का बोल शाइन करता है, ग्लास में शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है, प्लास्टिक में नहीं होती। स्टील की स्पून में होती है, कॉटन की शर्ट में शाइनिंग नहीं होती। अब एक एक्सपेरिमेंट बताना है। हमने एक एक्सपेरिमेंट भी दोस्तों देखा था, जब हमने क्या किया था, टॉर्च के ऊपर हैंड रखा था तो हमारे हैंड में से क्या हो रही थी, लाइट ट्रांसफर हो रही थी। तो वो क्या है, एक्सपेरिमेंट है जिससे हम प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारे यहाँ जो पाम है वो ट्रांसलूसेंट है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन है कि मरकरी क्यों यूज की जाती है थर्मोमीटर्स में, ठीक है दोस्तों। मरकरी का जो मटेरियल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि वो नॉर्मली मरकरी एक ऐसा मेटल है जो नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड की फॉर्म में होता है, और जब हम इसको हीट करते हैं तो ये बहुत जल्दी एक्सपैंड होता है। इसलिए ये थर्मोमीटर्स में यूज किया जाता है ताकि इजिली हल्का सा भी टेम्परेचर के डिफरेंस को बता सके, क्योंकि जितना थोड़े से टेम्परेचर डिफरेंस पे भी ये काफी एक्सपैंड हो जाता है, ठीक है, इसलिए मरकरी को यूज किया जाता है। मिरर, अब दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है कि मिरर एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है या फ्लेक्सिबल है। तो मिरर में से जब हम लाइट क्रॉस करेंगे, क्या मिरर के आर पार लाइट जाएगी? आंसर है नहीं जाएगी। इसका मतलब मिरर है ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। ट्रांसपेरेंट मत समझ लेना कि मिरर में से लाइट ट्रांसफर नहीं होती, ठीक है, रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्शन और ट्रांसफर में फर्क होता है, ठीक है। तो मिरर एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं दोस्तों। ये कुछ होमवर्क है जो आप जरूर ट्राई करेगा। इसके आंसर्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे, और जिसका जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से आप इसकी आंसर्स की पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले चैप्टर में। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। और इस सीरीज से रिलेटेड अपना फीडबैक